अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एमसीक्यूज़ और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है साइंटिफिक मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कोई भी ऐसी रिसर्च, ठीक है, कोई भी ऐसी रिसर्च या फिर हमारे पास जो वर्क है, जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर जो वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं उन स्टेप्स को हम जो है वो साइंटिफिक मेथड बोल देते हैं। और अगर वो रिसर्च जो है वो किसी बायोलॉजी के टॉपिक पर होगी तो हम उसको फिर बायोलॉजिकल मेथड बोल देंगे। ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड क्यों बोलेंगे और इसको हम साइंटिफिक मेथड क्यों बोलेंगे। अब हमने कहा था साइंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जो है वो नेचर को स्टडी कर रहे होते हैं। साइंस में हम नेचर को स्टडी करते हैं और साइंस की एक फील्ड थी आगे बायोलॉजी। और साइंस में कौन कौन सी फील्ड्स आ जाती थी, मैथ्स आ जाता था, फिज़िक्स आती थी, केमिस्ट्री आती थी, बायो आ जाती थी। अब जब हम फिज़िक्स केमिस्ट्री या फिर किसी भी और फील्ड को स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई हम साइंटिफिक मेथड कर रहे हैं। लेकिन जब बायोलॉजी के जो है ना, बायोलॉजी जो है इसमें किसी जो है टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होंगे तो फिर हम कहेंगे कि अब बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी रिसर्च को जो है ना करने के लिए जिन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। और अगर वो रिसर्च किसी बायोलॉजी के टॉपिक पर होगी तो हम उसको कह देंगे बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब ये स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये कौन कौन से स्टेप्स हैं हम इनको वन बाय वन करके जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन आपने साथ साथ जो है वो समझना है और पूरी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना वो सारी जो कंसेप्ट है वो समझ आ सकें। ठीक है, अब जो हमारे पास इसका पहला स्टेप आता है, याद रखना है कि ये स्टेप आपने जो है ना बिल्कुल वैसे ही तरतीब से लिखने हैं जैसी तरतीब आपकी बुक में बताई हुई है। ये आगे पीछे नहीं करने, वरना आप जो है ना गलती हो जाएगी। वो आप जो एग्जामिनर है वो आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, आपका आंसर गलत कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि उसी तरतीब को लेकर चलना है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिकॉग्नाइज करना है हमने। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना है किसको, प्रॉब्लम को। ठीक है, हमने जो है वो कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको रिकॉग्नाइज करना है। अब इसका क्या मतलब, अब हम कोई रिसर्च स्टार्ट करने लगे और हमें पता ही नहीं है कि मसला क्या है। पहले मसला पता होगा फिर ही रिसर्च स्टार्ट करेंगे, तो हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही है कि आपके घर में सब्ज़ी बनने लगी है तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं हाँ भाई आज क्या बनाएं। अब वैसे तो नहीं होता कि जो हंडिया है वो चूल्हे के ऊपर रख दी और उसमें जो है वो मिर्चें मुर्चें डाल दी, तेल डाल दिया कि भाई खुद ही बन जाएगा जो बनना होगा, नहीं। अब अगर आप सालन बनाने लगे हैं, हंडिया बनने लगी है, तो पहले सब्ज़ी पता होगी कि कौन सी बना रहे, फिर ही आप जो है आगे का प्रोसेस करोगे। तो इसी तरह किसी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम का पता होना लाजमी है। अब वो कहते हैं जो प्रॉब्लम है ना, हो सकता है कि वो साइंटिस्ट जो है ना, जो साइंटिस्ट है उसके अपने माइंड में आई हो सकता है उसके वो सवाल अपने माइंड में आया हो कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे हो रही है, या फिर कोई दूसरा पर्सन जो है ना वो आके पूछे, आस्क्ड बाय समवन। यानी कि यहाँ तो साइंटिस्ट के अपने माइंड में आ रहा है कि यार ये चीज़ ऐसे कैसे हो रही है, या फिर कोई बंदा आगे उससे पूछ लेता है हाँ भाई तुम साइंटिस्ट हो बताओ ये चीज़ कैसे हो रही है। साइंटिस्ट बेचारा परेशान हो जाता है, मैंने तो आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं है, ये क्या हो रहा है। चलो इस पर जो है ना हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए मसला क्या है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, एग्जाम्पल क्या दी हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है कि एक जो है प्लांट जो है ना आपने ग्रो करवाए, दो प्लांट ग्रो करवाए, एक ये लैंड थी, ठीक है, ये एक लैंड है, और दूसरी तरफ एक ये लैंड है यानी एक ये ज़मीन है। आपने एक प्लांट जो है वो इस पर ग्रो करवाया, ठीक है, इस पर भी ग्रो करवाया। अब दोनों को हमने सेम टाइम पर ग्रो करवाया है,
और जो है ना सेम स्पीशी का प्लांट है। सपोज ये भी जो है गुलाब का पौधा है, ये भी गुलाब का पौधा है। अब कुछ अरसे बाद आपने देखा ये पौधा जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा चुका है, ठीक है। पहले ये यहाँ तक था जब आपने लगाया, अब ये यहाँ तक चले गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये उतना का उतना ही है, ये इसकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो अब जो साइंटिस्ट है वो टेंशन में आ गए, कहते इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई। अब मसला पैदा हो गया ना कि एक ही ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सेम प्लांट है, सेम टाइम पर लगाया है, तो एक की ग्रोथ हो रही है, दूसरी की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो ये अब यहाँ पर जो है सवाल पैदा हो चुका है। अब साइंटिस्ट को एक मसला मिल चुका है जिस पर उन्होंने वर्क करना है, जिस पर उसने रिसर्च स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। ये पहला स्टेप हमारा हो गया। तो अब जो दूसरा स्टेप है इसमें वो क्या है, सबसे पहले तो हमने मसले को रिकॉग्नाइज कर लिया, हमने देख लिया कि भाई मसला क्या आ रहा है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास होता है मुशाहदा करना, ठीक है। किसी भी चीज़ का मुशाहदा करना, किसी भी चीज़ में गौर व फिक्र करना। अब ये जो मुशाहदा है ये किस बेस पे किया जाता है, आप ऑब्जर्वेशन जो है वो किस चीज़ पे करते हो, अपनी 5 सेंसेस की बेस पर, ठीक है। आप किसकी बेस पे करते हो, अपनी 5 सेंसेस की बेस पर करते हो। अब ये 5 सेंसेस आपकी कौन कौन सी आ जाती है, आपकी हेयरिंग आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्या आ जाती है, हेयरिंग आ जाती है, यानी कि आपकी सुनने की हिस्स जो आप अपने कानों के थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है। दूसरी आपके पास जो आती है वो स्मेल, सूंघने की हिस्स जो आप अपने नाक के थ्रू करते हो। तीसरी आपके पास आ जाती है सीइंग, यानी कि क्या करते हो, आप देखते हो। ये किसके थ्रू करते हो, अपनी आंखों के थ्रू करते हो। फोर्थ वन हमारे पास आ जाती है इसमें टेस्ट, चखना, या आप किसके थ्रू करते हो, ज़ुबान के थ्रू करते हो, अपनी टंग के थ्रू करते हो। फिफ्थ वन हमारे पास जो आ जाती है वो है टच, छूना किसी चीज़ को, वो आप अपने हाथों से करते हो। तो इन 5 सेंसेस के बेस पर, इस 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना वो ऑब्जर्वेशन बनाते हो, आप जो है वो ऑब्ज़र्व करते हो मसले को, ठीक है। उस मसले को देखते हो कि हाँ भाई इसमें क्या चल रहा है, अपनी 5 सेंसेस का जो है इस्तेमाल करते हुए। अब आपकी बुक में बताया हुआ है कि जो ऑब्जर्वेशन है ना, अब जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 तरह की होती है, ठीक है। ये कितने तरह की होती है, ये 2 तरह की होती है। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव, दूसरी हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है, अब ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो पूछ लेता है कि भाई डिफ्रेंशिएट करें या फिर बताएं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी का मतलब क्या होता है। क्वालिटी का मतलब होता है खसूसियत, ठीक है, इसका मतलब होता है खसूसियत। क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, यानी कि किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, मिकदार। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको समझ आएगा। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है कि कलर की। अब आप कलर जो है, आप यही बताते हो ना कि यार इसका ये कलर है तो ये उसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सॉरी, ये उसकी क्वालिटी है, उसकी खसूसियत है। सपोज़ आप कोई बंदा देखते हो, आप कहते हो कि ये जो है ना बंदा जो है, इस बंदे का रंग जो है वो काला है, या फिर इस बंदे का रंग गोरा है, या फिर ये जो फूल है इसका रंग लाल है या फिर पीला है। तो ये क्या है, ये उसकी खसूसियत बता रहे हो आप, ठीक है। आप कपड़ा लेने जाते हो दुकान पर तो आप कहते हो कि भाई ये मलमल का कपड़ा है, ये रेशमी कपड़ा है, ये क्या है, ये उसकी खसूसियत बता रहे हैं वो, ये उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। जबकि मिकदार में हम क्या देखते हैं, उसकी क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी मतलब कि उसको जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है नंबर ऑफ़ बर्ड्स, ठीक है, कि एक दरख्त पर कितने परिंदे बैठे हैं। अब या फिर आप जो है ना वो देख लें, आप एक भीड़ वाली जगह में गए हैं, ठीक है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, तो आपने गिने हैं बंदे और आप कह रहे हैं कि इस भीड़ में जो है ना 50 बंदे हैं या फिर 100 बंदे हैं। इस तरह से आपने उनको काउंट कर लिया है। तो जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसकी आप एग्जाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक दरख्त है, ठीक है, एक दरख्त है, उसके ऊपर माल्टे उगे हुए हैं। तो आपने देखा सबसे पहले कि इसके ऊपर कितने माल्टे उगे हुए हैं। सपोज़ कि उसके ऊपर जो है ना वो 15 माल्टे उगे हुए हैं, ठीक है। 15 ऑरेंजेस जो थे वो उस दरख्त के ऊपर जो है वो उगे हुए थे। तो आपने क्या कहा कि इसके ऊपर 15 दरख्त, सॉरी, इस दरख्त के ऊपर 15 माल्टे, जो 15 ऑरेंजेस हैं वो उगे हुए हैं। तो ये क्या है, आपने उसकी मिकदार बताई है, उसकी क्वांटिटी बताई है। अब आपने उनमें से जो है ना वो माल्टा एक तोड़ के खा लिया। फिर आपने कहा कि यार ये माल्टा तो जो है वो सौर है,
यानी कि ये माल्टा थोड़ा सा खट्टा है, या फिर आप कह लें ये माल्टा थोड़ा सा मीठा है, ज़्यादा मीठा है, जिस तरह से भी यह ज़्यादा जूसी है, इसमें बहुत ही जो है वो पानी है, इसमें बहुत ज़्यादा जूस है इसमें। तो ये क्या है, ये उसकी क्वालिटी है। आप बता रहे हैं कि भाई ये मीठा है या खट्टा है, ये उसकी क्वालिटी है। और जो आपने बताया कि इस दरख्त पे कितने ऑरेंजेस लगे हुए हैं, ये उसकी क्वांटिटी है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप मुय्यन नहीं कर सकते, ठीक है, मुय्यन नहीं कर सकते, वो आपकी जो है वो क्वालिटी में आएंगी। और ऐसी चीज़ें जिनको आप जो है वो मुय्यर कर सकते हैं, जिनको आप मुय्यर कर सकते हैं नंबर की फॉर्म में, उसको हम जो है वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि हमने अपनी 5 सेंसेस का जो है, अपनी जो 5 सेंसेस हैं, बेसिक सेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए जो है वो मसले के ऊपर गौर करना है, ठीक है, उसका मुशाहदा करना है और फिर ऑब्जर्वेशन बनानी है अपनी, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। जो नेक्स्ट हमारे पास तीसरा स्टेप है इसमें, वो हमारे पास आता है हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस में ये होता है कि जो आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है, ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है उसकी बेस पर आपने एक टेंटेटिव जो है ना, टेंटेटिव स्टेटमेंट आपने दे देनी है, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब इसका क्या मतलब है कि ऑब्जर्वेशन की बिना पर हम कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि जो है प्रॉब्लम हमारे पास क्या आई थी कि एक पौधा जो है वो बढ़ गया है, एक पौधा छोटा रह गया है। तो आप उसमें जो है हाइपोथेसिस दे रहे हो, पहले आपने ऑब्जर्वेशन की कि यार क्या चल रहा है इस पौधे में कि ये इसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की और हाइपोथेसिस टेंटेटिव स्टेटमेंट यानी कि कोई टेम्परेरी स्टेटमेंट दी, कोई आर्जी तौर पे स्टेटमेंट दी कि यार ये इसकी वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। एक पौधा जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आपने कहा कि हो सकता है जी उसको वाटर सप्लाई ना मिल रही हो, ठीक है, प्रॉपर वाटर सप्लाई ना हो। दूसरा आपने कह दिया हो सकता है कि उसकी जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। तीसरा आपने कह दिया हो सकता है कि कोई जो एनिमल है वो आके उस प्लांट को जो है वो खा गया हो, ठीक है, प्लांट को उसने खा लिया है। या फिर हो सकता है कि उस प्लांट के ऊपर जो है वो क्या है, उस प्लांट के ऊपर जो है वो कुछ वर्म्स आ गए हैं, कुछ इंसेक्ट्स आ गए हैं जिन्होंने उस प्लांट की ग्रोथ को रोक दिया है। तो आपने कुछ स्टेटमेंट्स बयान कर दी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कि यार ये मसले जो है ना वो हो सकते हैं। हो सकता है पानी की सप्लाई ना मिल रही हो उसको, हो सकता है उसको पानी की कमी हो गई हो जिसकी वजह से वो है उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हो सकता है उसकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो, ठीक है, ग़िज़ाइयत कम हो जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, हो सकता है कि कोई जो है वो क्या हुआ कि कोई एनिमल आया, कोई जानवर आ गया, वो पौधा खा गया, इस वजह से उसकी ग्रोथ छोटी रह गई, उसकी हाइट छोटी रह गई। या फिर कोई कीड़े मकोड़े आ गए, उन्होंने उस प्लांट को नुकसान देना शुरू कर दिया जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई। तो ये क्या था, ये सारी स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड कर दी। हाइपोथेसिस जो है वो मोर देन जो है ना 1 स्टेटमेंट हो सकती है, मोर देन 1 स्टेटमेंट, ठीक है, मोर देन 1 स्टेटमेंट हो सकती है। तो ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपने जो स्टेटमेंट दी है आर्जी तौर पे, ठीक है, कि ये वजूहात हो सकती हैं, इस मसले की ये वजूहात हो सकती हैं, तो उसको हम हाइपोथेसिस कह देते हैं। अब हाइपोथेसिस जो है ना, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, इसकी भी कुछ खसूसियात होती हैं, किसकी, हाइपोथेसिस की। अब ये वाला जो है ना ये भी इंतहाई अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि वो पूछ सकता है कि हाँ भाई बताएं जो हाइपोथेसिस है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक हाइपोथेसिस की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो आपने वो जो है ना इसकी सिर्फ करैक्टरिस्टिक जो है ना आपकी बुक में 4 बताई हुई हैं, आपने वो लिख देनी है। सबसे पहला है कि ये प्रपोज्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, प्रपोज स्टेटमेंट होनी चाहिए किसकी, टू आंसर द प्रॉब्लम, जो आपने मसला ढूंढा था उसकी, ठीक है, उसका जवाब इसमें होना चाहिए। अब आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि जी आज बताएं क्या सब्ज़ी बनाएं, और आगे से आप उनको जवाब दे रहे हैं आपको पता है आज पाकिस्तान में ज़लज़ला आ गया, तो उन्होंने तो उठ के आपको मारना ही है कि हम सब्ज़ी के बारे में पूछ रहे हैं क्या बनानी है और तुम कोई और बात करी जा रहे हो। तो आपने कोई और बात नहीं करनी, आपने जो मसला ढूंढा है ना उस मसले के मुतल्लिक वो बात होनी चाहिए, ठीक है। प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम यानी कि जो मसला आपने ढूंढा है
उसको आंसर करने के लिए वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। कि ये नहीं कि आपका मसला कोई और है और स्टेटमेंट आप किसी और चीज़ के बारे में दे रहे हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा इसका मैच होना चाहिए। किसके साथ इसका मैच होना चाहिए, किसके साथ इसका जो है ना वो मुआवजना होना चाहिए, किसके साथ ये मैच कर रही हो, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने की है, जो हमने मुशाहदा किया था उसके साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि हम इसके ऊपर टेस्ट कर सकें, ठीक है, टेस्ट कर सकें थ्रू एक्सपेरिमेंट, यानी कि इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। जब हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकेंगे फिर ही हमें पता चलेगा ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है कि जो हमने प्रॉब्लम ढूंढी है उसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जो ऑब्जर्वेशन की है उसके साथ मैच होनी चाहिए। तीसरा, कि इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके, इस तरह की हाइपोथेसिस होनी चाहिए। चौथा, यहाँ पर हमेशा इसको गलत साबित करने का रास्ता मौजूद होना चाहिए, ठीक है। इसको हमेशा गलत साबित करने का रास्ता जो है वो मौजूद होना चाहिए, हम इस हाइपोथेसिस को गलत करार दे सकें, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाती हैं कि सबसे पहले तो ये इसका आंसर, जो हमने प्रॉब्लम ढूंढी है उसका आंसर हो इसमें। दूसरा, ये ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करी हो। तीसरा, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। चौथा, हम इसको गलत भी साबित करार कर सकते हैं, इसको गलत भी करार दे सकते हैं जो दूसरे आने वाले साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस भी हो गया। नेक्स्ट 4th वन जो हमारे पास आता है वो है डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 4th वन जो हमारे पास आ रहा है वो है डिडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है ना, जो हाइपोथेसिस हमने दी है उसका हमने एक लॉजिकल रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। लॉजिकल रिज़ल्ट निकालना है। जैसे हमने कहा था कि हम कह रहे हैं कि भाई इसमें पानी की कमी हो सकती है, हो सकता है कोई जानवर आके खा गया, हो सकता है कोई इंसेक्ट खा गए, हो सकता है सॉइल में कोई जो है वो मसला हो सकता है मिट्टी में जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, इस वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पा रही एक की। तो वो हमने इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट दे दी थी हाइपोथेसिस में। अब उसमें से कोई हमने एक स्टेटमेंट निकालनी है जो लॉजिकल हो, जिसका हमें समझ आ रही हो, जो अक्ल में आने वाली बात हो कि हाँ भाई ये बात हो सकती है। अब जैसे कि हम अगर जानवर वाली देख लें तो जानवर जब आके खाएगा तो पूरे पौधे को खाएगा या ऊपर से थोड़ा सा खा के नीचे छोड़ के चला जाएगा, और हम जब आके देखेंगे हम कहेंगे ओहो इसकी हाइट तो छोटी रह गई, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ। तो ये तो कोई अकल में आने वाली बात नहीं है ना। तो डिडक्शन क्या होता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है ना उसका एक लॉजिकल रिजल्ट निकालना है, वो हमारे पास डिडक्शन हो जाती है। और एक अहम, सबसे अहम बात जो है वो क्या है कि जो डिडक्शन है वो किस पैटर्न को फॉलो करती है, ठीक है। वो किस पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रही होती है, तो जो है वो इफ़ एंड देन, ठीक है, इफ़ एंड देन के लॉजिक को या फिर इस पैटर्न को फॉलो करती है। इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि डिडक्शन जो है वो किस लॉजिक पर बेस करती है, इफ़ एंड देन पर। यानी कि अब इसकी अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि हमें जो है ना वो जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी और जो डिडक्शन है, इनमें इफ़ एंड देन का लॉजिक कैसे लगाया जाता है। हमने कहा कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही। यहाँ पर आपके एक वर्ड लिखा हुआ है बुक में, स्टंट, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब यानी कि उसकी ग्रोथ रुक गई है, वो बढ़ नहीं पा रहा, उसकी ग्रोथ उधर ही रुक गई है। प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पा रही। उसकी वजह क्या हो सकती है, साथ में इन्होंने लिखा हुआ है लीफ डिसकलराइजेशन, यानी कि जो पत्ते हैं उसका रंग भी ख़राब होना शुरू हो गया है। वैसे पत्तों का रंग कौन सा होता है, वैसे पत्तों का रंग होता है हरा, ग्रीन, लेकिन प्लांट डिस्कलराइजेशन में क्या होता है कि जो पत्ते हैं ना उनका रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, ग्रीन से येलो की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो वह कहता है हो सकता है, हाइपोथेसिस में क्या है कि हमने रीज़न्स देनी है कि यार ये वजूहात हो सकती हैं। तो हमने एक वजह जो बताई वो ये थी कि हो सकता है कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, किस में, सोइल में, ठीक है। जो सोइल है, जो मिट्टी है, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, उसमें आयरन की कमी हो, इस वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, उसके पत्तों का रंग चेंज हो गया है। हाइपोथेसिस ने तो ये कह दिया। अब डिडक्शन कहती है कि अगर, डिडक्शन क्या कह रही है कि इफ़, अगर
तो वाकया ही में आयरन की कमी की वजह से जो है ना वो इसकी प्लांट की जो है वो ग्रोथ जो है वो रुकी हुई है, वो कम हो रही है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर आयरन के ना होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है। देन तो फिर क्या होगा कि अगर हम आयरन जो है वो इसको प्रोवाइड करते हैं उस सॉइल को, जिस सॉइल में हम कह रहे हैं कि हाइपोथेसिस हमें बता रही है कि इस सॉइल में कमी है आयरन की, तो वो कहता है अगर हम जो है अगर वाकया ही में आयरन की कमी की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, तो फिर क्या जब हम आयरन इसको प्रोवाइड करेंगे तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो तो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है, वो होना शुरू हो जानी चाहिए। तो डिडक्शन में क्या कहा कि इफ़ और देन का लॉजिक लिखता है। इफ़ यानी कि अगर प्लांट की ग्रोथ वाकया ही में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से रुकी हुई है, तो फिर जब हम इसको आयरन देंगे तो फिर उसकी ग्रोथ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये डिडक्शन था। इसमें इफ़ एंड देन का लॉजिक जो है ना ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, वो पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है 5th स्टेप। इसका जो 5वां स्टेप है वो कौन सा है, वो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो क्या है, एक्सपेरिमेंट। कि अब जो हाइपोथेसिस दी है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस इतनी ज़्यादा दे दी थी कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, फिर उनमें से एक लॉजिकल जो है वो निकाल दी थी, तो अब उस हाइपोथेसिस पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, या फिर जितनी भी हाइपोथेसिस दी गई होती है ना उन सब पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं। अब क्या हुआ कि हमने क्या देखा, हमने कहा था कि एक जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो ग्रोथ जिसकी रुकी हुई है उसमें जो है उसकी कमी है, आयरन की कमी है। अब हमने कहा ये वो लैंड थी जिसमें आयरन की कमी नहीं थी, यानी कि उसमें आयरन पूरा था, पूरा मौजूद है, उसका प्लांट जो है वो इतना ग्रो कर चुका है। अब ये दूसरी लैंड है जिसके ऊपर जो है आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की कमी है, उसके ऊपर जो दरख्त है, जो प्लांट है, वो सिर्फ इतना सा ग्रो किया है। अब हमने हाइपोथेसिस दी थी कि यार पानी की कमी हो सकती है, ये सारी कमी हो सकती है, तो हमने क्या देखा, हमने पहले पानी दे के देखा, दोनों को सेम वक्त पर हमने पानी देना है, सेम मिकदार में पानी देना है, ठीक है, सेम कुएं से निकाल के देना है ताकि पानी में भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो हमने सेम देखा, लेकिन फिर भी ग्रोथ वहीं की वही थी। फिर हमने जो है दूसरे एक्सपेरिमेंट यानी कि आयरन वाला एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने इसको आयरन जो है ना बाहर से इस मिट्टी को प्रोवाइड कर दिया। अब हमने देखा कि ग्रोथ जो पहले रुकी हुई थी अब जो है वो ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो फिर हमने जो है मान लिया कि वो हाइपोथेसिस जो कह रही है कि इसमें जो है वो आयरन की कमी हो सकती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, वो वाली हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है। बाकी जो फिर हाइपोथेसिस होगी वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट साबित हो जाएंगी, वो गलत साबित हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। अब आपकी बुक में एक और शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। वो क्या है कि एक आपको दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है एक, और दूसरा हमारे पास आता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, इनमें भी वो डिफरेंस पूछ सकता है। अब जब इनमें डिफरेंस बताना है तो आपने क्या बताना है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसके ऊपर आप जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और एक कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसको आप कुछ भी नहीं कहेंगे, जिसके ऊपर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दे देती हूँ कि आप जो है ना आपके पेरेंट्स जो हैं वो आप पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो है ना खर्चा उठाते हैं, आपकी स्कूल फ़ीस भरते हैं, फिर आपको अच्छी सी ट्यूशन लगवा कर देते हैं, फिर आपका घर में ध्यान रखते हैं कि आप मोबाइल तो नहीं ज़्यादा यूज़ करें। आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे तो वो आपसे मोबाइल छीन लेंगे और कहेंगे नहीं पढ़ो, तुम्हारे रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई पढ़ना है तुमने, आपके ऊपर जो है ना तवज्जो दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक कंट्रोल ग्रुप आपका एक कज़न है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स ना तो कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, ना ही उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि वो फ़ोन चला रहा है या फिर पढ़ रहा है, या फिर कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है या फिर किसी जो है वो आम से स्कूल में पढ़ रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, आपका कज़न है जिसके ऊपर आपका पेरेंट्स का कोई ध्यान नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन है, आप खुद हैं, जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, आपको फ़ीस दे रहे हैं, आपके स्कूल की अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन है, आप हैं। कंट्रोल ग्रुप कौन है, कंट्रोल ग्रुप आपका कज़न है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पेरेंट्स का कोई भी काम नहीं हो रहा। एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है
तो क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपका मुआवजा करते हैं आपके कज़न के साथ। अभी के उन्होंने आपके कज़न के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो क्या करते हैं कि आपका फिर भी मुआवजा करते हैं, कहते हैं हाँ भाई तुम्हारे कज़न के तो इतने नंबर आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं इतने नंबर आए। अभी के उन्होंने तो उसके कुछ भी नहीं किया, उसको तो उसके हाल पे छोड़ा हुआ था, तो वो कंट्रोल ग्रुप है। तो इसी तरह साइंटिस्ट भी जिस चीज़ के ऊपर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह देते हैं, और वो ग्रुप वो चीज़ जिसके ऊपर वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते उसको नेचर के हवाले छोड़ देते हैं, उसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं, और एंड पे दोनों का मुआवजा कर देते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस क्या करती थी, फोटोसिंथेसिस जो थी, फोटोसिंथेसिस से क्या होता था कि प्लांट्स जो हैं वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते थे, और ग्लूकोज क्या था, उनके लिए एनर्जी थी। ठीक है, ग्लूकोज क्या था, उनके लिए एनर्जी थी। प्लांट्स क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते थे, और ग्लूकोज उनके लिए एनर्जी के तौर पे काम करती थी। अब क्या होता था, नॉर्मली क्या होता था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती थी, वाटर आता था, और फिर फोटोसिंथेसिस होती थी, और हमारे पास जो है वो ग्लूकोज बन जाता था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते थे, और ग्लूकोज क्या थी, ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स के लिए एनर्जी का काम करती थी, उनके लिए जो है वो उनकी खुराक का काम करती थी। ठीक है, ये हम पहले बात पढ़ चुके हैं। अब एक्सपेरिमेंटल, अब हमें ये तो पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक प्लांट लिया। ठीक है, एक प्लांट लिया हमने, उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमने उसको प्रोवाइड नहीं की। यही कि जिस तरह के आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपसे फ़ोन छीन लेते हैं कि नहीं भाई तुमने पढ़ना है, सिर्फ फ़ोन यूज़ नहीं करना। हमने क्या किया, इस पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड छीन ली, हमने कहा हम तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था उसको हमने कुछ भी नहीं कहा, वो आवारा घूम रहा है, वो फ़ोन भी चला रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, उसकी मर्ज़ी, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, उसको उसके हवाले किया हुआ है, इसलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। अब एट द एंड क्या होगा, हम कुछ देर बाद देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी तो क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसकी ग्रोथ, इसको एनर्जी नहीं मिल रही, इसको खुराक नहीं मिल रही, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये मुरझाना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या होगा, ये मुरझाना शुरू हो जाएगा ये पौधा, जबकि ये जो है ये बिल्कुल फिट एंड फैट रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल फिट रहेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, एट द एंड हमने इनका मुआवजा कर दिया कि यार इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी तो ये क्या हो गया, इसकी ग्रोथ रुक गई, ये मुरझा गया। इसको कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, इसको तो हमने कुछ कहा ही नहीं, तो ये तो अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो एंड पे इनका कंपैरिजन कर दिया, इससे हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी ज़रूरी है। इस तरह हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बना लिया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कंट्रोल ग्रुप वो जिसको उसके हवाले कर देना है, नेचर के हवाले कर देना है, हमने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आएगा तो दोनों को कंपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें स्टेप आ जाता है 6 वाला, वो है रिजल्ट। ठीक है, वो क्या है, रिजल्ट। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उनसे हमने डाटा को कलेक्ट करना है। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करना है किस फॉर्म में, हम टेबल्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम ग्राफ की फॉर्म में भी कर सकते हैं, हम किसी भी और फॉर्म में कर सकते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट से जो डाटा कलेक्ट करना है उसको टेबल, ग्राफ या किसी और फॉर्म में जो है ना लिख लेना है, और वो हमारे पास रिजल्ट्स हो जाएंगे। अब इन रिजल्ट्स को वो क्या करते हैं, इन रिजल्ट्स को वो जो है दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट को भी बताते हैं, ये जो साइंटिस्ट होगा जिसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए होंगे, हाइपोथेसिस पहले बनाई, फिर उस पर जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और फिर उस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकाले, और दूसरे साइंटिस्ट को भी वो दिखाने जाता है, उनको जलाने जाता है कि भाई ये देखो मैंने ये काम कर लिया है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो चाहता है उसका ये काम पूरी दुनिया जाने, सब पूरी दुनिया को पता चले कि उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो फिर वो क्या करता है, डिफरेंट जो है वो सेमिनार्स में जाता है, वहाँ पर जो है ना अपनी जो साइंटिफिक रिपोर्ट उसने बनाई होती है ना, यानी कि जो रिजल्ट्स उसने लिखे हुए होते हैं उसको हम रिपोर्ट कह देते हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट, वो उन लोगों को दिखाता है जाके, ताकि पूरी दुनिया को ये बात पता चल सके। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे
साइंटिफिक मेथड को जो है ना, साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि कोई भी रिसर्च हम स्टार्ट करने लगे हैं तो उसके लिए, किसी भी रिसर्च या काम के लिए जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसको हम साइंटिफिक मेथड बोल देंगे। अब हमने कहा कि सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने जानना है कि प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया कि यार ये मसला आ रहा है, अब इस पर काम शुरू करते हैं। फिर हमने दूसरा स्टेप किया ऑब्जर्वेशन। हमने जो है अपनी पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ये देखा, उसका मुशाहदा किया कि यार क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि इस प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है। फिर हमने देख लिया ऑब्जर्वेशन भी दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि उसकी खसूसियत बयान करनी होती है, ऐसी क्वालिटी, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम जो है वो नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मैयर नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होगा कि हम उसको जो है ना वो मेजर कर सकेंगे, उसको नंबर की फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ थी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की बेस पे टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं, एक से ज़्यादा हो सकती है। हम कहते हैं कि यार ये वजूहात हो सकती हैं इस प्लांट के ग्रोथ के रुकने की, ठीक है। फिर हमने उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद आता है डिडक्शन। डिडक्शन में हमने जो है हाइपोथेसिस बनाई थी, उनका कोई लॉजिकल जो रिजल्ट था ना, एक लॉजिक जो हाइपोथेसिस थी, लॉजिकल स्टेटमेंट थी, उसको निकाल लिया तो उसको डिडक्शन कह लिया। फिर इफ़ एंड देन का रूल इस पर जो है ना इस पर अप्लाई होता है। फिर हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस हमने निकाली थी ना कि यार ये हो सकते हैं, या फिर जितनी भी हाइपोथेसिस हमने दी थी उन पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू करते हैं ताकि हमें पता चले कौन से वाली सही है। फिर बाकी को हम बाहर निकाल दें कि यार ये तो गलत साबित हो गई। फिर हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, दोनों का मुआवजा करते हैं ताकि हमें जो है मज़ीद अच्छे से कन्फर्मेशन हो सके। नेक्स्ट फिर जो एक्सपेरिमेंट से डाटा आता है उसको कलेक्ट करके टेबल या फिर ग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं, वो हमारे पास रिजल्ट्स हो जाते हैं। और इन रिजल्ट्स को जो है वो डिफरेंट जर्नल्स में, बुक्स में शाया कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। दूसरे लोगों को भी जाके बताते हैं कि भाई हमने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा मज़ीद टॉपिक है थ्योरी एंड लॉ का, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ पढ़ लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी समझने में। आखिर हम उसको जो है वो अलग लेक्चर में पढ़ेंगे तो आप जो है वो आपके कॉन्सेप्ट सही से बिल्ड नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है थ्योरी एंड लॉ, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, थ्योरी एंड लॉ। अब जो लॉ है ना इसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। आखिर वो आपसे पूछ रहे कि डिफ़ाइन प्रिंसिपल या फिर डिफ़ाइन लॉ, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ें हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ये होती है कि जो हाइपोथेसिस दी गई थी ना, जो हाइपोथेसिस दी गई थी, फिर उस साइंटिस्ट ने खुद उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और कहा था कि भाई हाँ ये वाली हाइपोथेसिस मेरी सही है। जितनी भी मैंने हाइपोथेसिस दी थी ना कि ये रीज़न हो सकती हैं, उनमें से ये वाली जो है वो सबसे अच्छी वाली है। मैंने इस पे ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर लिया, ये सही है। अब दूसरे साइंटिस्ट को उसने बता दिया, दूसरे साइंटिस्ट को उसने बता दिया कि भाई मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अब दूसरे साइंटिस्ट हो गए जेलस, ठीक है, उनको होना शुरू हो गई जलन। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि दूसरा साइंटिस्ट हमसे आगे जा रहा है, उसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो उनको होना शुरू हो गया मसला। अब वो आते हैं अब वो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो इस हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं ताकि इसको गलत करार दे सकें। अगर तो वो उसको गलत साबित कर देते हैं तो फिर ये तो हाइपोथेसिस ही रह जाती है। लेकिन अगर वो इसको गलत साबित ना कर पाएँ, ठीक है, इसको जो है वो रॉन्ग साबित ना कर पाएँ, गलत साबित ना कर पाएँ, तो क्या होता है, ये जो हाइपोथेसिस है ये थ्योरी बन जाती है, ठीक है। ये थ्योरी का दर्जा इख्तियार कर जाती है। यानी कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने आए और पहले वाले साइंटिस्ट को नीचा दिखाने के लिए, उसकी रिसर्च को गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। बहुत से एक्सपेरिमेंट होते गए, लेकिन वो इस हाइपोथेसिस को गलत करार नहीं दे पाए, तो ये हाइपोथेसिस को थ्योरी का दर्जा मिल गया, ठीक है। अब ये जो थ्योरी है ना, ये थ्योरी गलत, ये भी थ्योरी, जिस तरह हमने हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट में पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि हम हाइपोथेसिस जो है उसको गलत करार दे सकते हैं, उसी तरह थ्योरी का भी जो है ना इसको भी हम गलत करार दे सकते हैं। लेकिन थ्योरी जो है ना फिर भी काफ़ी जगह पे मानी जाती है, काफ़ी साइंटिस्ट इसको मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इससे इनकार कर देते हैं, इसलिए ये फिर बेचारी थ्योरी ही रह जाती है। अब आपकी बुक में जो थ्योरी की एग्जाम्पल है ना वो क्या दी गई है, एग्जाम्पल जो है थ्योरी की, ठीक है, वो क्या दी गई है, वो दी गई है थ्योरी ऑफ
थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये जो है वो एक एग्जांपल दी गई है। ये जो है ना, आप एफएससी की सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में जाके इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। अब दूसरा जो चीज़ है वो है लॉ या फिर प्रिंसिपल। अब लॉ या फिर प्रिंसिपल में क्या होता है? अब जो थ्योरी थी, ठीक है, थ्योरी बन चुकी है, ठीक है, बहुत से साइंटिस्ट आए, हाइपोथेसिस पर जो है उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। कुछ ने कहा कि हाँ भाई ये हाइपोथेसिस सही है, कुछ ने कहा नहीं सही, इसको हमने थ्योरी बना दिया। अब थ्योरी तो ये बन गई। अब कुछ साइंटिस्ट अभी भी हैं, उनको चैन नहीं आ रहा, वो कहते हैं थ्योरी कैसे बन गई, हम इसको पीछे रखना चाहते हैं। अभी भी थ्योरी का भी एक दर्जा होता है साइंस की फील्ड में। तो आप कह लें कि थ्योरी की सेकंड पोजीशन है, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम चाहते हैं ये बंदा फेल हो जाए, हम नहीं चाहते कि इसकी सेकंड पोजीशन भी आए। तो फिर थ्योरी पर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी एडी चोटी का जोर लगा देना है कि थ्योरी को भी गलत साबित करें और साइंटिस्ट को भी गलत साबित करें। तो वो फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। इंतहा के एक्सपेरिमेंट होते हैं, सालों साल, सदियाँ लग जाती हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अगर तो वो फिर भी थ्योरी को गलत साबित ना कर सकें तो ये थ्योरी क्या बन जाती है? ये बन जाती है लॉ। ये क्या बन जाती है? थ्योरी बन जाती है लॉ। अब ये जो लॉ है, जिस तरह हमने पढ़ा कि थ्योरी को जो है वो गलत साबित किया जा सकता है, थ्योरी को जो है वो गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन लॉ अब जब एक मरतबा बन गया है, इसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब जो एग्जाम्पल आपकी बुक में लॉ की दी हुई है ना, जो एग्जाम्पल लॉ की दी हुई है आपकी बुक में, वो कौन कौन सी है? 2 दी हुई हैं, ठीक है। एक हमारे पास है हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो आ जाती है, एक हार्डी-वेनबर्ग लॉ आ जाता है, दूसरा हमारे पास आ जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब एक और डिफरेंस आपको बता दूं थ्योरी एंड लॉ का। हमने कहा कि थ्योरी गलत भी साबित करार दी जाती है, कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते, कुछ मान लेते हैं, इसलिए हम थ्योरी का दर्जा इसको दे देते हैं, सेकंड पोजीशन मिल जाती है। लॉ वो है जिसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मान चुके हैं और अब आने वाला भी कोई साइंटिस्ट इसको गलत करार नहीं दे सकता। ठीक है, आने वाला भी कोई साइंटिस्ट जो है वो लॉ या फिर प्रिंसिपल को गलत करार नहीं दे सकता। तो वो हमारे पास लॉ बन गया। इसकी आ जाती है फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इसकी क्या आ जाती है? फर्स्ट पोजीशन आ गई है इसकी। ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले गया है, जबकि जो थ्योरी वाला बच्चा है, जो थ्योरी बनी है, उसकी सेकंड पोजीशन है। ठीक है, उसकी क्या है? उसकी सेकंड पोजीशन है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि थ्योरी को गलत भी साबित किया जा सकता है, या फिर कुछ साइंटिस्ट जो है वो थ्योरी को नहीं मानते। अब एग्जांपल दी हुई है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बेसिकली बताया गया था इस थ्योरी में कि किस तरह से जो है ना वो इंसान वजूद में आई, किस तरह से ज़िंदगी वजूद में आई। उन्होंने कहा जी पहले एक बैक्टीरिया था, उससे फिर ये चीज़ बनी, फिर ये चीज़ बनी, एट द एंड जो है वो जो मंकी थे, जो बंदर थे, उनसे इंसान बन गए। अब ये उन साइंटिस्ट का कहना था। ठीक है, अब ये उस साइंटिस्ट ने कह दिया, कुछ साइंटिस्ट ने उसकी ये बात मान ली, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने वो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए, भाई नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है, हमारा ईमान है कि जो इंसान हैं वो बंदर से नहीं बने, बल्कि बंदर इंसानों से बने। क्योंकि हमारा ईमान है, हमें पता है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया था, तो जो भी नाफरमान लोग थे, जो भी गुनहगार लोग थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के, वो बंदर बन गए थे। तो मुसलमान साइंटिस्ट का ईमान था, उनका कहना था कि जो बंदर हैं वो इंसानों से बने हैं, ना कि जो इंसान हैं वो बंदरों से बने हैं। तो इस तरह से कुछ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं माना, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने मान लिया, तो इसको थ्योरी का दर्जा मिल गया, सेकंड पोजीशन मिल गई। लेकिन जो लॉ है, ठीक है, इसको पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मान चुके हैं और आने वाला साइंटिस्ट भी कोई भी इसको गलत करार नहीं दे सकता, इसलिए इसकी फ़र्स्ट पोजीशन आई है। और एक और बात जो आपने लाजमी याद रखनी है कि जो लॉ होता है ना, लॉ है या फिर जो प्रिंसिपल है, ये कांस्टेंट फैक्ट है। ठीक है, कांस्टेंट फैक्ट है ऑफ नेचर, यानी कि ये नेचर का एक कांस्टेंट फैक्ट है। जो हमारी नेचर है उसका कांस्टेंट फैक्ट है, इसको गलत नहीं किया जा सकता, ये एक उसका हिस्सा है।
और इसको कोई भी आने वाला साइंटिस्ट या फिर मौजूदा साइंटिस्ट या फिर पुराने जो साइंटिस्ट थे वो कोई भी इसको गलत करार नहीं दे सका, ना दे सकते हैं, ना दे सकेगा। तो वो लॉ है, ठीक है। तो ये थ्योरी और लॉ का डिफरेंस था। अच्छा, ये तो हमारे पास अब जो हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ लिया, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी, फिर हाइपोथेसिस पढ़ी, फिर डिटेक्शन पढ़ी, फिर हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, इसका कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप का जो है वो डिफरेंस देख लिया, इसके रिजल्ट्स देख लिए, थ्योरी एंड लॉ देख लिया। अब ये लास्ट पे एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है कि साइंटिफिक मेथड का फ़्लो चार्ट, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है तो ये आपके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आप एक छोटा सा डिब्बा बना के जो है वो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ठीक है। वो कह सकता है कि भाई साइंटिफिक मेथड का जो फ्लो चार्ट है उसको ड्रा करें। तो ये सेम वही सारे स्टेप हैं, याद रखना है कि ये सारे स्टेप्स आपने तरतीब से लिखने हैं, कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं करना, ठीक है ना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। सबसे पहले क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना उसको आपने ढूंढना है। सबसे पहले आपने उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, उसको जानना है कि भाई मसला क्या है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन देनी है, उसके बाद हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन है, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स देते हैं, और अगर तो रिज़ल्ट अप्रूव्ड हो जाते हैं तो रिपोर्टिंग होती है। फिर रिपोर्टिंग के ऊपर मज़ीद टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर थ्योरी बन जाती है, फिर थ्योरी के ऊपर मज़ीद टेस्ट होते होते वो एट द एंड लॉ बन जाता है। अब ये एक रिवर्स गेयर लगा हुआ है, ये किस चीज़ का, ये यू टर्न क्यों ले रहा है। अब सपोज़ ये देख लें कि एक बच्चा है, वो पूरा साल पढ़ता है, ठीक है। वो सपोज़ ये 9th क्लास में आ गया है, वो पूरा साल पढ़ता है एट द एंड उसके रिज़ल्ट आते हैं। अगर तो वो पास हो जाता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कर दिया जाता है, फिर वो जब मज़ीद पास होता है वो कॉलेज में चला जाता है, कॉलेज में से आखिर पास हो गया तो फिर यूनी लाइफ में चला जाता है, यूनिवर्सिटी में चला जाता है। तो ये एक नॉर्मल स्टूडेंट की स्टोरी चल रही है। लेकिन अगर एक बच्चा 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसने पूरा साल पढ़ा है, लेकिन रिज़ल्ट्स के वक्त वो फेल हो जाता है, तो फिर उसको वापस से 9th क्लास पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से याद रख लेना है कि रिज़ल्ट्स के बाद अगर तो रिज़ल्ट्स प्रूफ हो गए तो रिपोर्टिंग होगी, थ्योरी बनेगा, लॉ बनेगा एट द एंड। लेकिन अगर तो रिज़ल्ट्स को प्रूव ना किया जाए तो फिर दोबारा से एक नई हाइपोथेसिस उस साइंटिस्ट को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था साइंटिफिक मेथड, थ्योरी एंड लॉ, ये 2 टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसकी एग्जांपल्स देख लेंगे, फिर हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।